नमस्कार साथियों, अगला वर्ड हमारा है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मींस इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बहुत सिंपल है कि अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल की हम लोग बात कर रहे हैं, उस साल में किसी भी दिन अगर वो 60 साल का हो चुका है तो वो सीनियर सिटीजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 31 मार्च 2021 को भी 60 इयर्स हो गया, उसका हैप्पी बर्थडे था उस दिन, तो भी वो उसको सीनियर सिटीजन माना जाएगा और उसको सीनियर सिटीजन का जो भी बेनिफिट होता है टैक्स रेट्स में या कहीं पर भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार वो उनको दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं वेरी सीनियर सिटीजन। ये वेरी सीनियर सिटीजन कौन है? वेरी सीनियर सिटीजन मींस एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 इयर्स और मोर, 80 साल या उससे ज्यादा। इसका मतलब प्रीवियस ईयर, जिस साल की बात हो रही है उस साल में अगर उसका 80 साल हो गया है, 80 इयर्स अचीव हो गया है या उससे ज्यादा है, तो भी वो माना जाएगा वेरी सीनियर सिटीजन, राइट। हम लोग नॉर्मली सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स में वेरी सीनियर सिटीजन है। इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। उनको 5 लाख रुपए तक का कोई टैक्सेशन नहीं है, कोई उसको पूरा छूट है 5 लाख रुपए तक का, और जो सीनियर सिटीजन है 60 इयर्स वाले उनको 3 लाख रुपए तक का छूट है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोरोड और डेब्ट इनकर्ड इंक्लूडिंग एनी डिपॉजिट, claim or other similar right or obligation and includes any service fee or other charge in respect of money borrowed or debt incurred। कुल मिलाकर कभी भी अगर कोई उधारी हो चाहे डिपॉजिट हो, किसी के ऊपर भी अगर कोई ब्याज पेबल है, देना है, तो वो इंटरेस्ट है, राइट। अब एक शब्द आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का? क्या क्या मतलब होता है? सबसे पहला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ब्याज देती है वो इंक्लूडेड है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज। ये डिबेंचर पे ब्याज, अदर सिक्योरिटीज मतलब उसके अलावा और कोई भी सिक्योरिटीज। फॉर मनी इशूड, किस चीज का? फॉर मनी इशूड बाय ऑन और बिहाफ ऑफ लोकल अथॉरिटी और ए कंपनी और ए कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल और स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। कुल मिलाकर किसी भी उधारी का मतलब डिबेंचर के ऊपर ब्याज या किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर ब्याज जो कि लोकल अथॉरिटी ने उस चीज को रेज किया हो, या फिर कोई कॉर्पोरेशन ने या कंपनी ने या फिर स्टेट ने या प्रोविंस ने या फिर सेंट्रल ने, राइट। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो प्रोविडेंट फंड रूल्स के अनुसार रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद रूल्स कंटेन्ड इन पार्ट ए ऑफ द 4th शेड्यूल। तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसको प्रिंसिपल कमिश्नर रिकॉग्नाइज करता है या कमिश्नर रिकॉग्नाइज करता है या दूसरे अथॉरिटीज रिकॉग्नाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिलेटिव वर्ड आ रहा है। रिलेटिव सेक्शन 241 के अनुसार रिलेटिव कौन होता है? इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मींस द हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। एकदम सीधा सीधा समझो, आपका ये है, आप हो गए, आपका भाई हो गया, आपकी वाइफ हो गई, आपकी सिस्टर, मतलब सेम जनरेशन के हो गए, उससे एक जनरेशन ऊपर और उससे एक जनरेशन नीचे। इसका मतलब पिताजी वगैरह सारा चीज एक जनरेशन ऊपर हो गया, मम्मी पापा ऊपर और नीचे बच्चे वगैरह आपके नीचे। तो एक जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन नीचे और जो आपका बराबर जनरेशन है, राइट। ये रिलेटिव है, सिंपल फंडा। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इनकम टैक्स के रूल्स रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, राइट। तो रेसिडेंशियल स्टेटस अगर देखना है तो क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया बहुत आसान है। सबसे पहला, टू बी क्लासिफाइड एंड एज रेसिडेंट। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। रेसिडेंट अगर है तो उसमें से देखते हैं कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ, क्या वो रेसिडेंट है, यस और नो। तो आपको बताना पड़ेगा यस है तो रेसिडेंट, नो है तो नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट हो गया तो सीधा खाते से बाहर। अब रेसिडेंट है तो उसमें 2 कैटेगरी है, या तो वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो सबसे पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो उसके लिए क्या है, 2 बेसिक कंडीशन है। क्या है? 2 बेसिक कंडीशन है। एन इंडिविजुअल हैज टू फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिक कंडीशन। 2 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो फिर ये कैलकुलेट करते हैं कि रेसिडेंट है या नहीं है। उसके लिए 2 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, या तो जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो, या फिर उस साल, जिस साल की बात हो रही है उस साल कम से कम 60 डेज ही रहा होगा, लेकिन उससे पहले वाले, तुरंत पहले वाले 4 साल में 365 डेज टोटल रहा होगा, अलग अलग दिन मिलाकर। तो फिर क्या ऑप्शन हुआ? पहला, प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा हो, या फिर प्रीवियस ईयर में खाली 60 डेज था लेकिन उससे जस्ट पहले वाले 4 साल का टोटल मिला के 365 डेज इंडिया में रहा होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा किया तो रेसिडेंट और एक भी नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। इतना क्लियर हो गया। ये जो
क्राइटेरिया है ये किन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, किन लोगों के लिए डिफरेंस हो जाता है। तो यहां पे मैं पढ़ के सुना रहा, हाउ वेयर एन इंडिविजुअल फॉलिंग under either of the following category will be treated as resident only if the period of stay during the previous year is 182 days or more instead of 60 days। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है 60 डेज वाला, वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहला कोई इंडियन सिटीजन होगा, क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट देखो आप क्या लिखा है, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू। इसका मतलब इंडियन शिप में अगर क्रू मेंबर या नौकरी करता है और उस साल वो भारत को छोड़ा है क्योंकि उस शिप में जा रहा है, राइट, तो फिर उसके लिए 60 डेज नहीं है, 182 डेज आ जाएगा। दूसरा है कि एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन मतलब जिसके ग्रैंडफादर अगर कभी इंडिया में रहे होंगे, इंडियन होंगे, तो ग्रैंडफादर अगर इंडियन है तो भी वो इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा। तो कोई भी इंडियन सिटीजन होगा या इंडियन ओरिजिन का होगा, एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया इन एन एम्प्लॉयमेंट, इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में नौकरी अगर कर रहा होगा, चाहे बिजनेस कर रहा होगा, चाहे प्रोफेशन कर रहा होगा, जो कि इंडिया में विजिट करने आया होगा, घूमने के लिए आया होगा, तो 60 दिन से ज्यादा रहेगा तो वो रेजिडेंट नहीं बन जाएगा क्योंकि नौकरी उसकी बाहर है। इसी कारण उसको 60 डेज के अलावा 60 डेज की जगह पे 182 डेज एप्लीकेबल होगा। तो दो लोग ऐसे हैं जिनको 60 दिन वाला फैसिलिटी नहीं है, एक वो जो शिप में, इंडियन शिप में ट्रेवल कर रहा है एज ए वहां पे क्रू मेंबर मतलब जॉब कर रहा है, दूसरा इंडियन ओरिजिन का बंदा या सिटीजन है जो कि बाहर नौकरी करता है या धंधा करता है या प्रोफेशन करता है, जो इंडिया में केवल घूमने के लिए आया होगा। तो देखिए ये तीसरा पॉइंट क्या कहता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 का ये नया रूल है। ये नया रूल ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसकी कमाई फॉरेन सोर्सेस के अलावा 15 लाख से ज्यादा, फॉरेन सोर्सेस के अलावा 15 लाख से ज्यादा, एग्जैक्ट 15 लाख होने से नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा है, जो किसी और कंट्री में अलग से टैक्सेशन उसका नहीं हो रहा है, तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूं। एज पर सेक्शन 6(1)(a) कैपिटल A इंट्रोड्यूस फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021 relevant to assessment year 21-22, an individual being a citizen of India having total income other than the income from foreign sources exceeding 15 लाख, मतलब 15 लाख से ज्यादा है, during the previous year, इसी साल के अंदर में, shall be deemed to be resident in India in any previous year if he is not liable to tax। उसको सिटीजन मानेंगे कब, if he is not liable to tax in any other country, किसी और कंट्री में कोई टैक्स उसको नहीं लग रहा है, या किसी टेरिटरी में टैक्स नहीं लग रहा है, या कहीं डोमिसाइल में टैक्स नहीं लग रहा है। तो यहां पर क्या है, द एक्सप्रेशन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का मतलब क्या है, which accrues or arises outside India derived from business control in a profession set up in India। इसका मतलब इंडिया में भले बैठा हो लेकिन कमाई कहीं से भी हो रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब ये तय हो गया कि कौन इंडियन रेजिडेंट है या नहीं है, कौन, क्यों, क्योंकि क्राइटेरिया 60 डेज 182 डेज का हो गया, उसके बाद 60 डेज को रिप्लेस करने के लिए 182 डेज 60 डेज एप्लीकेबल नहीं होगा, 182 डेज होगा। कब, कौन से केस में होगा, सबसे पहला अगर वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, दूसरा फॉरेन से इनकम है अगर वो इंडियन ओरिजिन का है तो। लेकिन एक चीज बताया गया कि अगर 15 लाख से ज्यादा की उसकी कमाई है इंडियन, राइट, उस केस में क्या होगा, फॉरेन वाले को छोड़ दीजिए, इंडियन कमाई जिसका कहीं और पे टैक्सेशन नहीं हुआ है, तो फिर वो इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा। अब रेसिडेंट तो हो गया, अब ये चेक करना है क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, राइट। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं है, ये मैं आपको बताने के लिए ये कंडीशंस बताना चाहता हूं कि टू बी ए रेसिडेंट, एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एन इंडिविजुअल हु फुलफिल्स वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, अभी जो मैं बता रहा हूं इसके बाद ये कंडीशन में से दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर पूरा करेगा तो वो ऑर्डिनरी हो जाएगा, अगर इसमें से एक भी कम पूरा करेगा तो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो सबसे पहला के ही फुलफिल्स आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशंस ऑफ एनी 2 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड इसका मतलब ये है कि जो बेसिक कंडीशन था क्या था, वो 60 डेज और 182 डेज था, या फिर अगर क्रू मेंबर या फिर इंडियन ओरिजिन का हुआ तो 182 डेज ही है, एक ही है, राइट। तो वो कंडीशन पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल अगर पूरा किया होगा तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। देखिए अब रेसिडेंट है लेकिन वो ऑर्डिनरी है कि नहीं ये जानने के लिए हमको 2 कंडीशन दोनों पूरा करेगा तो ऑर्डिनरी है, दोनों में से अगर एक भी कम पूरा किया तो नॉट ऑर्डिनरी है। दोनों कंडीशन को एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला कि जो बेसिक कंडीशन है दो, कौन सा, कि 182 डेज इंडिया में रहा होगा प्रीवियस ईयर, या फिर 60 डेज इंडिया में रहा होगा प्रीवियस ईयर प्लस लास्ट
प्रीवियस ईयर से पहले वाले लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज इंडिया में रहा होगा। ये वाला जो पहला क्लॉज है इंक्लूडिंग जो क्रू मेंबर वाला और इंडियन ओरिजिन वाला, वो सबको ध्यान में रखते हुए वो क्लॉज जो है उसने पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल पूरा किया है, यस और नो, एंड मतलब और वो इंडिया में पिछले 7 साल में कम से कम 730 दिन रहा होगा। इंडिया में पिछले 7 साल में 730 दिन रहा होगा। वो पिछले 7 साल कौन से हैं? प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 साल। और ये जो फर्स्ट कंडीशन में जो 10 साल कौन से हैं? प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल, राइट। तो इन दोनों कंडीशन को पूरा करेगा तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। दोनों में से एक भी कम पूरा किया तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, लेकिन रेसिडेंट होगा। यहां पे एक चीज कह रहा है, however in case of Indian citizen or a person of Indian origin engaged outside India in an employment, business or profession or any other vocation who comes on a visit to India has total income other than from foreign sources above 15 lakh and stays in India for 182 days or more during the previous year will be a resident and ordinary resident। देखो कितना बड़ा क्लॉज है। पिछले साल में इंडिया में वो अगर रहा है, राइट, और जो कंडीशन उसने पूरा किया है 182 डेज वाला, इसके अलावा उसने 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है इंडिया में, जो कि कहीं और टैक्सेशन नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। ये जो ऊपर के 2 क्लॉज हैं उसको फुलफिल करना कोई जरूरी नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एकदम क्लियर है कि भाई दोनों में से अगर एक भी कंडीशन उसने कम फुलफिल किया तो वो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा, राइट। नॉन रेसिडेंट कौन है? जो रेसिडेंट है ही नहीं, जो रेसिडेंट है ही नहीं, ना तो उसने 182 डेज का क्लॉज पूरा किया, ना ही उसने 60 डेज का क्लॉज पूरा किया। अब इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहां पर ये चार्ट क्लियरली बता रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। आप लोग देख सकते हैं, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर, इफ यस, अगर नहीं तो फिर वो, अगर नहीं है, दोनों कंडीशन पूरा नहीं किया तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक पूरा किया 182 डेज और 60 डेज वाले में तो रेजिडेंट हो जाएगा। रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरी होगा कि नॉट ऑर्डिनरी होगा? तो रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरी जब होगा जब दोनों कंडीशन पूरा करेगा। कौन सा दोनों कंडीशन? कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल में कम से कम 2 साल वो फर्स्ट कंडीशन पूरा किया होगा, या एंड मतलब उसके साथ में प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 साल में कम से कम 730 दिन भारत में रहा होगा, यस और नो? बोले हाँ। लेकिन अगर मान लो ये पूरा नहीं किया तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अगर यहां पर एक क्लॉज क्या है कि अगर उसने पिछले साल में 15 लाख से ज्यादा कमाया और 182 डेज इंडिया में रहा होगा तो ये दोनों कंडीशन उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है और फ्री में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। ये एडिशनल कंडीशन उनके लिए काम का नहीं रहेगा, राइट। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनकम में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहला प्रॉफिट एंड गेन आता है, दूसरा डिविडेंड आता है, तीसरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एटसेट्रा, ये आएगा। उसके बाद चौथा द वैल्यू ऑफ पर्किसाइड्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉय को वैल्यू ऑफ पर्किसाइड, जितना पर्किसाइड उसको फायदा मिलता है सैलरी के अलावा, वो आएगा। स्पेशल अलाउंसेस आएंगे, अलाउंसेस ग्रांटेड टू एसएससी आइदर टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कोई भी अलाउंसेस किसी एम्प्लॉय को दिया गया है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, या फिर duties of his office or employment of profit are ordinarily performed by him or at a place where he ordinarily resides or to compensate him for increased cost of living। आप समझो डीए वगैरह देते हैं ना जो एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा पैसा सैलरी के अलावा, वो आ जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ पर्किसाइड बहुत सारे प्रकार के वो आ जाएंगे। कोई कंपनसेशन अगर हम लोग उनको दे रहे हैं इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई हमारे यहाँ पे जॉब कर रहा है और उसका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है, अब हम लोग उसको निकालने वाले हैं या फिर उसको चेंज कर रहे हैं, उसके टर्म्स को चेंज कर रहे हैं, तो उसको कंपनसेशन पे करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? वो भी इनकम हो जाएगा, राइट। तो कंपनसेशन बहुत सारे प्रकार के आ जाएंगे। इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर्स। अगर आप सर्विसेज देते हो किसी खास तरीके के तो वो भी आपको उसका इनकम भी आएगा। लॉस, एक्सपेंडिचर और ट्रेडिंग लायबिलिटी, ये भी आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस आ जाएगा। कैश असिस्टेंस, जो एक्सपोर्ट या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है गवर्नमेंट से, वो आ जाएगा। ये कस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट, पासबुक स्कीम एटसेट्रा, ये भी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्किसाइड्स वगैरह आएगा। इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ बैंकिंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड
एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो एम्प्लॉय के लिए फायदा हो जाएगा ना, इसीलिए प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड और एनी फंड सेटअप बाय ESIC, सम रिसीव्ड अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट, और एनी अदर अमाउंट रिसीवेबल इन काइंड, काइंड मतलब बिना पैसे के अलावा किसी और चीज में, ताकि वो अपना बिजनेस और प्रोफेशन को ठीक से काम कर सके, और नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, मतलब स्पेशल पैसा दिया गया है ताकि कोई राज ना बताए, कोई नो हाउ ना शेयर करे और बिजनेस को कॉपी ना करे, उसके लिए भी अगर कोई पेमेंट करेंगे तो भी इनकम का पार्ट हो जाएगा। रिसिप्ट ऑफ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा कोई विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई प्रॉपर्टी मिल गया तो इनकम ही मानो। रिसिप्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन, 100 रुपए का सामान है लेकिन 40 रुपए में मिल गया, तो अगर बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपका इनकम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट किया, उसने दिया एक्स्ट्रा पैसा, राइट। रिसीव्ड बाय ए कंपनी नॉट बीइंग ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड फ्रॉम ए रेजिडेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स विच एक्सीड्स फेयर मार्केट वैल्यू, किसी को भी मार्केट वैल्यू 10 रुपए आपने 12 रुपए के हिसाब से दिया तो वो जो जिसको मिला उसको 2 रुपए इनकम माना जाएगा। एनी मनी रिसीव्ड एज एडवांस और अदरवाइज, एडवांस या अलग तरीके से मिला इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अगर एडवांस मिला या फिर किसी और तरीके से मिला कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के समय, इफ सच सम इज फोरफिटेड, अगर किसी ने एडवांस दिया और वो पैसा वो समय पर उसने काम नहीं किया, हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं कराई, उसने 1 लाख रुपए दिया तो वो 1 लाख मैंने गबन कर लिया, तो फिर गबन कर लिया इन द सेंस एग्रीमेंट के तहत गबन कर लिया, अब नहीं दे दूंगा क्योंकि मैंने लिखा था अगर आप नहीं लोगे तो 1 लाख रुपए वापस नहीं होगा, तो वो भी वो इनकम हो जाएगा। द नेगोशिएशंस डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर, सबसे पहले तो मैंने पैसा ले लिया, दिया नहीं वापस, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, राइट। इस तरीके से इनकम में बहुत सारी चीजें आएंगी। ग्रॉस टोटल इनकम में क्या आएगा, सारे पांचों हेड्स के इनकम को हम लोग ऐड करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम में चला जाएगा। टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम जो रहेगा उसमें से हम लोग डिडक्शंस माइनस करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा, राइट। अब हम लोग आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से इनकम में, ये इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द SSC वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, ये सारा हमने कर लिया था। अब देखते हैं इनकम रिसीव्ड, रेसिडेंट को क्या क्या टैक्सेबल होगा। इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड एक्रूड और अराइजन, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इसका मतलब जो रेजिडेंट है ना उसको हर तरीके जितना भी कमाई कर ले, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे बाहर कमाए, कुछ भी करे, रेसिडेंट है तो इंडिया में उसको सारे पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है तो इनकम विच रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड एक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया एंड इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, इसका मतलब अगर वो नॉट ऑर्डिनरी है तो केवल उतनी ही इनकम का भारत में टैक्स होगा जितना उसने भारत में कमाया होगा, या फिर भारत में बैठ के किसी फॉरेन बिजनेस को कंट्रोल किया होगा, पूरा यहां से इंस्ट्रक्शन दिया होगा, कंट्रोल किया होगा, वो पूरा इनकम खाली इंडिया में टैक्स होगा। लेकिन अगर कोई इनकम पूरा फॉरेन में ही हुआ और वो इंडिया से कंट्रोल नहीं है तो फिर वो यहां पर नहीं आएगा, वो फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फिर से बता दूं, रेजिडेंट को सब पे टैक्स देना है, नॉट ऑर्डिनरी को उस पे टैक्स नहीं देना है जो कमाया भी बाहर गया हो, कंट्रोल भी बाहर से हुआ होगा। तो मतलब टैक्स किस पे देगा नॉट ऑर्डिनरी, जितना इंडिया से कमाया या डीम्ड टू एक्रू हुआ या फिर एक्रू हुआ, सारा इंडिया से कनेक्टेड वाला आएगा, और इंडिया से कंट्रोल किया होगा कोई बिजनेस, उसकी कमाई भी यहां पर आएगी। नॉन रेजिडेंट क्या है, केवल जो भारत में जो कमाई हुई होगी प्योर उतना ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड इट्स कंप्यूटेशन अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम। इनकम का क्लासिफिकेशन 5 हेड क्या है, सबसे सिंपल है, सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। ये 5 चीजें हैं, राइट। अब हम लोग एक एक करके इस पे जाएंगे। तो क्या होता है, हमने ये रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले देखना है, उसके बाद ये 5 हेड हम लोग को चेक करने पड़ेंगे, उसके बाद यहां पर अगर इनकम क्लब करना है, मान लो कि आपने अपने बच्चे के अकाउंट से कोई इनकम कहीं पे इनकम कमाने का जुगाड़ करके रखा है, तो बच्चा 18 साल से नीचे है तो उसका इनकम भी जो पेरेंट्स है उसमें क्लब हो जाएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम भी एक चैप्टर है। इसका मतलब जो जिस पेरेंट का इनकम ज्यादा है उस क्लबिंग से पहले, बच्चे के इनकम को जोड़ने से पहले उसमें बच्चे के इनकम जोड़ा जाएगा, राइट। तो क्लब करेंगे, सबसे पहला क्या हो गया, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर लिया, दूसरा आपने 5 हेड के इनकम को जोड़ लिया, तीसरा अगर आपके किसी और रिप्रेजेंटेटिव का इनकम आपके में जुड़ना है, जैसे बच्चे का इनकम आपको जुड़ना है तो वो जोड़ेंगे, क्लब हो जाएगा। कोई सेट ऑफ है, पिछले साल का कोई लॉस है या लॉसेस है या कुछ एक्सपेंसेस है, नॉर्मली लॉसेस है जिसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करते हैं इस साल में, अगर इनकम टैक्स अलाउ करेगा तो उस सेट ऑफ को माइनस कर देंगे। तो अब जो बचेगा ये हमारा
ये हमारा डिडक्शन से पहले का नेट फिगर होगा। इसमें हम लोग डिडक्शन माइनस करेंगे चैप्टर 6A का 80 सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जितने भी डिडक्शन है ये अलग से चैप्टर 6 से हम लोग पढ़ेंगे बाद में। डिडक्शंस माइनस हो जाएंगे, राइट, डिडक्शन कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो नेट टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। यहां तक मैं क्लियर हूं। अब चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। चाइल्ड इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स ए स्टेप चाइल्ड और एन एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल। चाइल्ड में खुद का बच्चा भी आएगा, स्टेप चाइल्ड मतलब सौतेला बेटा भी बच्चा भी आ सकता है, और तीसरा अगर आपने किसी को लीगली अडॉप्ट किया तो वो भी आ सकता है। परमानेंट अकाउंट नंबर आप लोग जानते हो, पैन, इसके बारे में हम लोग बात अभी नहीं करने वाले हैं। ये इनकम टैक्स में आपका जो खाता खुलता है उसको परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, राइट। ये चीज यहां तक रखते हैं।